नमस्कार साथियों। आज मैं पुनः 24 तारीख को आपके सामने उपस्थित हुआ था। आज मैं पुनः आपके सामने कुछ मुद्दों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम सबसे पहले इसमें जानना चाहते हैं कि हमारे सभी जो वर्ग हैं उनको सोचना है कि हमें मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर में हमारी जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व कराना है। पिछले दिनों जो जनवरी में घटनाएं हुई हैं उनको हम कब तक सोचते रहेंगे और उसके कारण हम जो आगे बढ़ने की सोच नहीं पा रहे हैं उससे तो हमारा भविष्य और ही गर्त में ही जाएगा। अतः हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि पुनः विचार करें, सभी संगठन अपने अपने स्तर पर विचार करें और हमें भविष्य में क्या करना चाहिए अपनी मांगों के लिए, अपनी सहूलियतों के लिए, मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर को बचाने के लिए इसमें हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसमें विचार करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसमें सबसे पहले हम जा रहे हैं सभी वर्गों में हम कहना चाहते हैं जो वर्ग हैं हमारे, सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग है आज की डेट में हमारा आउटसोर्स के अधिक कर्मचारी। आउटसोर्स जो कि पावर सेक्टर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में या हम पूरे भारत का कहें तो आज की डेट में आउटसोर्स ही सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग है और उसके साथ अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है, लेकिन सरकारें उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही हैं। हम अपने मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर को देखें तो आज की डेट में लगभग 3 साल से आउटसोर्स के कर्मचारी अपने अपने स्तर से काफ़ी संघर्षरत हैं और काफ़ी आंदोलन कर चुके हैं। इसी तारतम्य में उनके द्वारा अभी जनवरी में जो आंदोलन किया गया था, किन्हीं कारणों से उसमें लोगों में निराशा आई है, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये इन सब चीज़ों से हमें सब कुछ सीखने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में पिछले जनवरी में, उससे हमने क्या सीखा और आगे हमें इन सब को सोचते हुए, सबके द्वारा विचार करते हुए हमें इसको कैसे आगे ले जाना है। यूनाइटेड फोरम के बारे में हम यदि बात करें तो यूनाइटेड फोरम इसीलिए बनाया गया था कि हम हर शोषित वर्ग, जो भी वर्ग हैं, सभी की समस्याओं को एक जाई करके और हम इनको उठाएं और उस पर हम सरकार से और प्रशासन से वार्ता करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन हमें यूनाइटेड फोरम को पिछले सालों में काफ़ी कुछ मिला है और ये हमारे यूनाइटेड होने के कारण ही है और इसमें हमें सभी वर्गों का सहयोग लगातार मिला है। इसी के कारण हम सभी वर्गों की जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो सभी को पता है। आज की डेट में आउटसोर्स के हमारे जो पिछली जनवरी में हमारी हड़ताल हुई थी, आउटसोर्स और संविदा के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर शुरू की थी, उसमें जो हमें जिस प्रकार का सेटबैक मिला है तो उसको हम लेके नहीं बैठे रहेंगे, उसमें हम विचार विमर्श करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा आवश्यकता है कि संगठन की मजबूती कैसे हो और जो पिछली मीटिंग हुई हैं उसमें ये बातें सामने आने लगी हैं कि यूनाइटेड फोरम जिसको सभी लोग कहते थे, अब वो अलग अलग संगठनों को बुलाने की बात करने लगे हैं कि हम अलग अलग संगठनों से और तोड़ने की बातें हो रही हैं, जो कि किसी भी संगठन के लिए या उनके सदस्यों के लिए
किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कही जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे आउटसोर्स के भाई पिछले 1000 लोग लगभग निकाले गए हैं, उनको हम कैसे अंदर लाएं, सबसे विचारणीय प्रश्न ये है। लेकिन उनको अंदर के लाने के लिए उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार प्रयासरत हैं, अपने शासन से, प्रशासन से, हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यूनाइटेड फोरम इसमें आगे आना चाहता है और आउटसोर्स की जो स्थिति है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम यूनाइटेड फोरम की सदस्यता बढ़ाएं। इस संबंध में हमने कई लोगों से चर्चा की है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आउटसोर्स के जो हमारे भाई लोग हैं उनमें काफ़ी निराशा है और वो इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि अब हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें हड़ताल पे जाना है। हड़ताल तो एक अंतिम हथियार होता है हमारा, लेकिन हमें अपनी उपस्थिति, एक संगठन को प्रशासन और शासन के सामने अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराना है, इसके लिए हमें संगठन को मजबूती देना आवश्यक है। और आज की डेट में जो हमारे 35 से 40 हज़ार आउटसोर्स के भाई लोग हैं, उनको वो संगठित हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से संगठित हुए हैं और उनने अपनी ताकत पिछले दिनों दिखाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जिसके कारण पीछे हटना पड़ा है। उन गलतियों को सुधार के हम आगे बढ़ने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करें कि एक जगह पर हम कितने लोग, कितने वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आउटसोर्स के लोगों से हमारा निवेदन है कि यूनाइटेड फोरम की सदस्यता बढ़ाएं। यूनाइटेड फोरम की वेबसाइट में जाके उसके सदस्य बने और इसके साथ ही हम शासन प्रशासन को यह दिखा पाएंगे कि हम इतने लोग इकट्ठे हैं। अभी शासन प्रशासन ये सोचता है कि हमारे जो आउटसोर्स के भी भाई लोग हैं उनके भी 3 या 4 बनी हुई हैं, 3-4 संगठन बने हुए हैं, वो भी अलग हैं। वो संविदा से अलग हो जाते हैं, वो यूनाइटेड फोरम से अलग हो जाते हैं। और इसलिए हमें अब एकजुट होकर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम आउटसोर्स के भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि जो कुछ हुआ है उसको भूल के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जो हमारे 35 से 40 हज़ार आउटसोर्स के भाई हैं वो यूनाइटेड फोरम की सदस्यता लें। और यूनाइटेड फोरम की कार्यकारिणी ने ऐसा एक जो कोर कमेटी है उसमें आपस में चर्चा करके ये भी डिसाइड किया है कि यदि हमारे आउटसोर्स के भाई 10,000 लोग, जिस दिन 10,000 लोग सदस्य बन जाते हैं उस दिन से हम उनकी एक कमेटी बना के, उन्हीं लोगों की एक कमेटी बना के और आउटसोर्स के भाइयों के लिए एक इंश्योरेंस के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिसमें कि यदि कोई भी एक्सीडेंट जो आजकल होते हैं, और हम देखते हैं कि सरकार जो देती है केवल 4 लाख रुपए देती है, लेकिन उनके इलाज के लिए कोई खर्च नहीं देती है। और तो इसके लिए हम यूनाइटेड फोरम की तरफ से उसकी अस्पताल या मेडिकल के खर्चे के लिए तुरंत 10,000 रुपये, हम जिस दिन भी 10,000 लोग हमारे सदस्य आउटसोर्स के हो जाएंगे उस दिन से हम ये पॉलिसी यूनाइटेड फोरम के द्वारा उन्हीं के लोगों की कमेटी बना के चालू कर देंगे। हमारा मतलब
ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए ये सदस्यता अभियान चलाना आवश्यक है। स्ट्रेंथ कैसे शो हो? वो केवल 150 रुपये की फ़ीस है। 150 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, और 150 रुपये में यदि हमें 10,000 का इंश्योरेंस या हमें मेडिकल के लिए फैसिलिटी मिलती है तो वो आप कहीं भी देख लेंगे। इससे कम पैसों में या इस 10,000 की पॉलिसी आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो एक तो आउटसोर्स भाइयों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जब हम संगठित होंगे तो आज की डेट में जो भी प्रशासन अडिग है कि हमें उनको आज की डेट में अंदर नहीं लेना है, यदि हम 10,000 से 20,000 भी हो गए तो शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा, और हमें बिना किसी प्रयास तो थोड़े करना पड़ेंगे, लेकिन बिना किसी हड़ताल के हम इन 10,000 लोगों को अंदर लाने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए आउटसोर्स भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो इस सदस्यता अभियान को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और इसमें जो भी कमेटी बनाई जाएगी उसमें उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो ये निर्णय अपनी इंश्योरेंस के बारे में ले सकेंगे। दूसरा, हमारा फिर जो शोषित वर्ग है वो है अपना संविदा अधिकारी कर्मचारी, जिनके द्वारा ये लड़ाई अभी संविदा अधिकारी कर्मचारी एवं आउटसोर्स के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है, और सरकार को बहुत सी चीज़ों में ऐसा महसूस हो गया है कि यदि ये एकजुट हो गए तो ये अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। इसीलिए इनके द्वारा इसको सभी को तोड़ने के प्रयास किए गए, और तोड़ने के साथ साथ ये कहा गया कि अब हम सभी से अलग अलग चर्चा करेंगे, जिससे कि ये लोग टूटे रहें, और हम अलग अलग चर्चा करके आज की डेट में 2.5 महीने हो रहे हैं, क्या एक भी समस्या का समाधान प्रशासन ने किया? या एक भी अभी जो संगठन उस समय प्रशासन से मिलने गए थे उनको उनने बुलाया था, बड़ी सम्मान के साथ बुलाया था, और उनने अपने जो भी समस्याएं थीं, जो भी मांगें थीं, उनको रखा, लेकिन क्या शासन ने उस पर कोई ध्यान दिया? ये आपको सोचने की आवश्यकता है। उन मुद्दों पे कोई भी कार्रवाई आज भी नहीं हो रही है। उन मुद्दों पे कार्रवाई कैसे हो, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेंगे, इस पे सभी संगठनों को सोचने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम संविदा की बात करें तो संविदा की नीति जो हमारी दिसंबर 2022 में ख़त्म हो गई थी, आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके लिए पिछली 13 मार्च को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को पत्र लिखा है, और संविदा नीति में संशोधन भी आज की डेट में पेंडिंग है। ये सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को सोचने के लिए काफ़ी है कि सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आज की डेट में एक माह से संविदा अधिकारी कर्मचारियों के एक्सटेंशन पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी अभी नहीं हुए हैं, जबकि उनसे कहीं ना कहीं काम लिया जाता है। आदेश भी ऐसे निकाले जाते हैं कि इस दौरान काम ना कराया जाए, लेकिन फील्ड की जो प्रॉब्लम है और फील्ड के जो अधिकारी हैं वो उन कर्मचारियों से लगातार काम लेते हैं, क्योंकि बिना उनके काम नहीं चल सकता है। तो ये सरकार की आज की पॉलिसी है कि हमें संविदा का नियमितीकरण कराना है, और उनकी पॉलिसी जो है, जो हमने अभी सुझाव दिए थे, जो सभी प्रबंधन ने मांगे थे, सुझाव हम प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन उन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक विचारणीय प्रश्न हमारे संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है। तीसरे हम आते हैं अपने कंपनी कैडर के जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए उनकी आज की जो सबसे ज़्यादा
बड़ी डिमांड है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने की है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा राजनीतिक है और उसको जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनके द्वारा सब जगह जहाँ पे भी उनकी सरकारें हैं वहाँ पे इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन इस पे विचार ज़रूर शुरू हो गए क्योंकि दबाव इतना है कि इस पे और दबाव बनाने की ज़रूरत है जिससे कि हम सभी कंपनी कैडर के अधिकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करा पाए। और भी कई मुद्दे हैं उनके साथ, जैसे कि वेतन विसंगतियां काफ़ी हैं। वेतन विसंगतियों को हमें दूर कराना है। कई कैडर की अलग अलग वेतन विसंगतियां हैं, उनको भी दूर कराना है। हम सभी के सुझाव माननीय ऊर्जा मंत्री को, माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा को प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन उन पे कोई विचार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो भी है उन पे कोई विचार नहीं हो रहा है। विचार कैसे हो, उसके लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए, उसमें हमें सोचने और एकजुट होने की आवश्यकता है। कंपनी कैडर की और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रमोशन की बात करें हम, या दूसरी चीज़ें हैं कि जो बोर्ड के एम्प्लॉय हैं उनके अधिकतर प्रमोशन तो हो गए हैं, लेकिन कंपनी कैडर के जो भी प्रमोशन हैं उनको उसके अनुसार भी प्रमोशन शुरू कीजिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में कंट्राडिक्टरी होती हैं और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये उसकी मांग है और ये उसकी मांग होगी तो इसमें हमें नुकसान होगा, और इस प्रकार की जो हमारे मन में शंका कुशंकाएँ रहती हैं उसको भी हम मिल बैठ के दूर कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने अपनी व्यक्तिगत जो कुछ लोगों की मांगें रहती हैं उसके कारण हम अपने संगठन या जो हमारी एकजुटता है उसके विपरीत जाते हैं तो उसका शासन प्रशासन फ़ायदा तो उठा लेती है, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है। ये हमेशा देखते आए हैं और इस पे विचार करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चौथा मुद्दा यदि हम कहें, जो बोर्ड एम्प्लॉय हैं, तो आज की डेट में बोर्ड एम्प्लॉय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेंशन की व्यवस्था। आज की डेट में भी 15,000 बोर्ड एम्प्लॉय कार्यरत हैं, लेकिन वो विभिन्न संगठनों में विभाजित है और हम अपनी पेंशन की व्यवस्था के लिए भी इस प्रकार से नहीं सोच पाते हैं कि हमें एकजुट होकर अपने पेंशन की व्यवस्था करना चाहिए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने लगातार पिछले 3-4 वर्षों से पेंशन की व्यवस्था के लिए माननीय नियामक आयोग में प्रकरण लगाया हुआ है। उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली थी, लेकिन आज की डेट में भी जो हमें अंतिम सफलता चाहिए कि पेंशन की व्यवस्था 100% कैसे हो, उसको भी कैसे कराना चाहिए, उसके लिए भी अभी जब हमारी चर्चाएं होती हैं प्रशासन से या शासन से, तब वो हमेशा कहते हैं कि हाँ इसकी व्यवस्था होना चाहिए और इस पे हम विचार कर रहे हैं, लेकिन उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। विचार ज़रूर करते हैं, विचार किस स्तर से करते हैं, वो कहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये हम देख नहीं पाते हैं। और इस पे विचार कैसे किया, कैसे मजबूर हो शासन और प्रशासन कि हमारी पेंशन की व्यवस्था हो, इस पे भी उनको मजबूर करना आवश्यक है। तो देखिए, हमने अपने पावर सेक्टर, मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर में जो भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं,
सभी वर्गों की समस्याओं को हमने, हो सकता है हम ज़्यादा डीप में नहीं जा पाए हों, लेकिन सभी वर्गों की समस्याओं की लिए हमने इसमें आप लोगों से चर्चा की है। और अभी कई मैसेज इसमें आ रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति की बात है, भेदभाव की बात जो चल रही है अनुकंपा नियुक्ति की भाई लोग हमारे बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी हमें एक बार बहुत 1-1.5 साल पहले कहा था अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो धरातल पे नहीं उतरा है। और आज तक भी हमारे अनुकंपा नियुक्ति में जो भेदभाव की नीतियां हैं उनको भी समाप्त कराना आवश्यक है। इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें हैं, कंपनी कैडर के एम्प्लॉय हैं, संविदा के एम्प्लॉय हैं जिनको गृह जिले में ट्रांसफ़र की नीति, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, यदि इनको सही प्रेशर बनता है तो ये बातें भी मानी जा सकती हैं। लेकिन सरकार आज की डेट में ये सोचती है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइड है और इनको हम अलग अलग बुला के बात कर लेंगे। बात की भी है, लेकिन उनकी कितनी समस्याएं, जो भी संगठन गए हैं उनको भी पता होगा कि उनकी कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है। अब हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और हम सभी संगठनों से अनुरोध करते हैं कि हम 1 मई 2023 को भोपाल में एक जो हमारा यूनाइटेड फोरम का स्थापना दिवस भी रहता है, मजदूर दिवस भी है, 1 मई 2023 को हम एक विशाल सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आप सभी संगठनों का सहयोग भी चाहिए और सभी के साथ हम चर्चा करके इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। 1 मई को जो सम्मेलन होगा उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं कि हम सभी एकजुट हैं, जिससे कि शासन प्रशासन को लगे कि ये लोग एकजुट हुए हैं। अभी शासन प्रशासन ये देख रहा है कि जनवरी में जिस प्रकार की दमनकारी नीतियां उनके द्वारा अपनाई गई है, जिससे हमारे संविदा कर्मचारियों को भी कुछ नुकसान हुआ है और आउटसोर्स कर्मचारियों को तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसमें हमारा प्रशासन बड़ा प्रसन्न है कि हमने ऐसा कर दिया है, तो अब आगे बढ़ने की ये लोग हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, ये सोचना सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि क्या हम ऐसे चुप बैठ सकते हैं कि एक बार उनके द्वारा हमें दबाने की कोशिश की गई तो उसके बाद हम उठ ही ना पाएँ। इसमें सबसे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम जब उठेंगे, देखिए कई लोग सोचते होंगे हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, आउटसोर्स और संविदा के भाइयों को हम बधाई भी देते हैं कि उनने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और शासन को दिखा दिया है कि हम भी बाहर जा सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कंपनी जो कि 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक, जिसमें 80 सब स्टेशन खाली हुए थे और यूनाइटेड फोरम के शामिल होने के कारण 180 सब स्टेशन खाली हो गए थे। ये यूनाइटेड फोरम की तरफ आउटसोर्स कर्मियों का भी विश्वास था, लेकिन कई कारण ऐसे हुए जिसमें कि ऊपर वाले और जो रेगुलर कर्मचारी थे उनके द्वारा, मतलब हम ये भी कहना चाहेंगे, या तो हमने उनको विश्वास में नहीं ले पाया या वो ये समझते रहे कि हमें भी मिलेगा यदि हम काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हमें सभी को संगठित होकर लेके चलना है। देखिए, यदि हम कोई सोचता है कि हम फेल हुए, तो फेल के लिए यदि हम अपने हमारे राष्ट्रपति जी ने एक फेल का एक
वो बताया था FAIL क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। तो हमें उस फेल से सीखना है। वैसे हम फेल नहीं हुए थे, लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि हम फेल हुए थे, तो हमें इस फेल से सीखना भी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, कि उससे अनुभव लेके हमें किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाना है और उस रणनीति के तहत हमें आगे के लिए काम करना है। 1 मई को हम सभी का आह्वान करते हैं कि हमारे द्वारा दशहरा मैदान TT नगर में परमिशन ले ली गई है और हम सभी को इकट्ठा करके अपनी स्ट्रेंथ को शो करना चाहते हैं। सभी संगठनों से भी अनुरोध है कि सभी लोग इसमें शामिल हों। हम औपचारिक निवेदन भी करेंगे, राइटिंग में भी देंगे, सबको बुलाएंगे भी, और उसमें एक रणनीति तय करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि सभी को लेके साथ चलने में हम शासन प्रशासन को अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें और सभी की मांगों को पूरा करा सकें। इसमें एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी संगठन हैं उनसे हम लगातार अभी भी प्रयास हमारे द्वारा पहले भी किया गया है, अभी भी करेंगे। यूनाइटेड फोरम बनाया इसीलिए गया था कि हम सभी लोग जब तक साथ में काम नहीं करेंगे, जब तक हमें आगे देखिए सफलताएं 2016 में जब यूनाइटेड फोरम बनाया था, तो इसकी सफलताएं वही हैं। 7th पे कमीशन लेना सबसे बड़ी सफलता है, अन्यथा ये मिलने वाली नहीं थी। DA के लिए भी हम 2021 में एक लड़ाई लड़े थे, उसमें हमें सफलता मिली थी। और भी कई चीज़ें हैं जिनको अब यहाँ पे अभी उद्धृत करना आवश्यक नहीं समझता हूँ, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एकजुटता से ही हमें सब कुछ मिलेगा। और पावर सेक्टर तो आज की डेट में, पावर सेक्टर में आपने ये देख रहे होंगे कि अभी यूपी में एक स्ट्राइक हुई थी और उसमें शासन प्रशासन ने मिलके सफल स्ट्राइक को भी असफल करने की कोशिश की जा रही है। हमें उनका भी साथ देना पड़ेगा आगे आने के लिए, अन्यथा की स्थिति में सरकार जो सोच रही है कि प्राइवेटाइजेशन करना है। देखिए, एक बात होती है प्राइवेटाइजेशन के लिए जो सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है उसमें सभी वर्गों का नुकसान है। हम सब लोग बैठ के उसका एनालिसिस अपने एंगल से करें कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी जो आज की डेट में जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है वो भी शासन ही शोषण कर रहा है, तो वो भी, उनकी भी नौकरियां जाएंगी। संविदा की भी नौकरियों में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि प्राइवेटाइजेशन हुआ। और जो हमारे कंपनी कैडर के एम्प्लॉय हैं उनकी भी जो नियम कानून हैं, उनके सर्विस कंडीशन है, उन पे भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और बोर्ड एम्प्लॉय हैं वो भी 4-5 साल के लिए है, विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही। साथ साथ इसमें उपभोक्ता का भी कितना नुकसान होता है यदि प्राइवेट कंपनियां आती हैं, उसको भी हमें उपभोक्ताओं को भी बताना आवश्यक है। जैसा कि अभी भोपाल में एक ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन बना है, जिसमें पश्चिम बंगाल के हमारे एक घोष साहब है और समर सिन्हा जी हैं, वो लोग इसको काफ़ी लीड कर रहे हैं। और 17 प्रदेशों के प्रतिनिधि अभी कल यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनने भी कई रेजोल्यूशन पास किए हैं, जिसमें कि हम अपने उपभोक्ताओं को भी जागरूक करके हम अपने आंदोलन में उनको भी शामिल करना आवश्यक समझते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें भी शामिल होकर उपभोक्ताओं को जागरूक करके कि प्राइवेटाइजेशन से उनका कितना नुकसान है।
नौकरियां लगातार ख़त्म की जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निकाला है कि चतुर्थ श्रेणी में अब केवल आउटसोर्सिंग होगी, और तो चतुर्थ श्रेणी में ही हमारे अधिकतर आउटसोर्स के भाई लोग काम करते हैं, और इनकी स्थितियां कैसे सुधारी जाए इसका भी प्रपोजल हम दूसरे प्रदेशों में जो हुआ है उसको हम प्रपोज कर चुके हैं। तो जब दूसरे प्रदेश इसमें सुधार कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? इस पे विचार करना है, इसके लिए कैसे दबाव बनाना है, इसके लिए हमें एकजुट होने की, हम बार बार वही बात करते हैं, एकजुट होने की ज़रूरत है। और 1 मई का जो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन नहीं है, सम्मेलन है, और लेकिन उसमें हम अगले आंदोलन का आगाज करेंगे, सभी लोगों की सहमति से करेंगे। सभी लोगों का हम आह्वान करते हैं कि यूनाइटेड फोरम की सदस्यता बढ़ाएं, और जिससे कि हम सभी प्रशासन और शासन को ये बता सकें कि यूनाइटेड फोरम ही एक यूनाइट फोरम है जिसमें सभी वर्ग के सदस्य शामिल हैं और सभी वर्गों की इसमें मांगें शामिल हैं, और सभी वर्ग इसमें इकट्ठे होके हम आंदोलन कोई नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आंदोलन के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि यूपी में आपने देखा या एमपी में भी देखा कि 5 तारीख को हमारे पीएस साहब ने बोला कि हम माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे 15 दिन के अंदर, लेकिन बाय द वे नहीं करा सके, कुछ कारण हो सकते हैं ऐसे। तो जो 21 तारीख से आंदोलन गया उसको उनने बड़ी गंभीरता से लिया और उसको दबाने की कोशिश की, जिसकी परिणति ये हुई है। लेकिन ये उनका काम था, हमें फिर से एकजुट होके और इसमें आगे बढ़ना है। इसलिए साथियों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि यूनाइटेड फोरम की सदस्यता बढ़ाएं, जिससे कि हम शासन प्रशासन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। और 1 मई 2023 को जो हम एक सम्मेलन यूनाइटेड फोरम का स्थापना दिवस के अवसर पर कर रहे हैं, उसमें हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है, और इसमें हम अपने अगली रणनीति को तय करके और शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। हड़ताल हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो उस पर भी हमें जाना पड़ सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हम तैयार रहेंगे। आशा है आप लोग हमारे इस अपील पे ज़रूर ध्यान देंगे और यूनाइटेड फोरम की सदस्यता को बढ़ाएंगे। और यूनाइटेड फोरम की अप्रैल में ही हम, जैसा कि हम सोचते हैं कि अप्रैल में ही हमारे सदस्य संख्या 10,000 के ऊपर होने जा रही है, इसमें हमें आप सभी का सहयोग ज़रूर प्राप्त होगा। और यदि अप्रैल में हमारी 10,000 की संख्या ऊपर होती है तो हम, जो हमने बताया कि आउटसोर्स के भाइयों के लिए जिनकी दुर्घटनाएं होती हैं, उनके लिए जो हम इंश्योरेंस एक 10,000 का लाना चाहते हैं, उसको लीगल रूप में हमें कैसे करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी, उस पर भी हम विचार करके और उसको अंतिम रूप देंगे। अंत में हम यही कहेंगे कि हमारी विनम्र प्रार्थना है सभी संगठनों से इस बारे में सही, यदि संगठन अपने सदस्यों का भला चाहते हैं तो इस जो हमारी आगे की रणनीति रहेगी उसमें ज़रूर शामिल होंगे। यदि हमारे बीच में आपस में कोई भी इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, उनको भी हम मिल बैठ के दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इतना ही। अब हम 20 तारीख के आसपास हो सकता है आपसे फिर से मुखातिब हों और इसकी क्या स्थिति रहेगी उससे भी हम आपको
रूबरू कराएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।